नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज एक ऐसे संवेदनशील मामले के साथ आपके सामने हूं जिस पर अब सोचना समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। एक ऐसा मसला जो हमारे भविष्य से जुड़ता है, जो हमारे बच्चों से जुड़ता है। हम बात करेंगे बच्चों के संग हो रहे यौन अपराधों की। आए दिन समाज में बच्चों के साथ यौन अपराधों की खबरें हमें मिलती रहती हैं और हम हर दिन अखबारों में, टेलीविजन पर या विभिन्न मीडिया के माध्यमों से इसके बारे में जानते सुनते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात है या लज्जित करने वाली कोई बात है तो शायद यही कि वहाँ बच्चे सुरक्षित न रहें। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच बच्चों पर यौन हमले के दोषी पर उन्होंने फैसला दिया जो कि काफी विवादास्पद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया, लेकिन फैसले में ये कहा गया था कि कोई वारदात यौन हमले की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब यौन इरादे से त्वचा से त्वचा का यानी कि स्किन टू स्किन संपर्क हुआ हो। फैसले में ये कहा गया कि सिर्फ जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा कि महज नाबालिग का कोई अंग छूने से ये यौन हमला नहीं कहलाएगा। फैसले में ये स्पष्ट किया गया कि जब तक आरोपी पीड़ित के कपड़े हटाकर या कपड़ों में हाथ डालकर फिजिकल कांटेक्ट नहीं करता, तब तक इसे यौन हमला मानना ठीक नहीं रहेगा। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के बजाय आईपीसी के सेक्शन 354 के अंतर्गत सजा दी। इस फैसले के न सिर्फ पॉक्सो एक्ट पर कई सवाल खड़े हो गए इस फैसले के साथ, बल्कि नाबालिगों पर किए जाने वाले यौन हमलों पर भी सवाल खड़े हो गए। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 के कानून की परिभाषा अभी तक साफ नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में रवि वर्सेस स्टेट में ये माना था कि बच्ची का यौन मकसद से हाथ पकड़ना यौन हमला है। जाहिर है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की परिभाषा के कारण विसंगतियां आ सकती हैं। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। साल 2012 में बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस कानून को बनाया था। पॉक्सो एक्ट में 2018 में बदलाव करते हुए 12 साल तक के बच्चों से बलात्कार करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया था और 12 साल के बच्चों में कोई जेंडर यानी कि कोई लिंग का क्लैरिफिकेशन नहीं था, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए इसी तरह की सजा का प्रावधान था। कुल मिलाकर इस कानून में लगभग 9 चैप्टर हैं और 46 सेक्शंस थे, लेकिन इतने सख्त कानून के होने के बावजूद नाबालिगों पर यौन अपराध अभी भी नहीं रुक रहे। कन्विक्शन रेट की यदि हम बात करें तो ये रेट काफी कम है। इससे पुलिसिया और कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून में कमियां भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, और इसी वजह से लगभग 2 बार मद्रास हाईकोर्ट ने और इसके अलावा केरल के हाईकोर्ट ने भी इसकी ओर सबका ध्यान खींचा था और बार बार कहा था कि इस कानून का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में एफआईआर दर्ज करने में 8 घंटे की देरी का हवाला देते हुए 2.5 साल की बच्ची से बलात्कार करने के एक आरोपी को इसी आधार पर जमानत दी थी। सामाजिक प्रश्न भी बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हैं। ज्यादातर मामलों में देखने में ये भी आया है कि बच्चों का शोषण ज्यादातर जान पहचान के लोग ही करते हैं और घर के लोग उन पर शक भी नहीं करते हैं, और इसीलिए माता पिता का ये दायित्व बनता है कि जिन लोगों के साथ बच्चे खेल रहे हैं उन पर पूरी नजर रखें। साथ में पीड़ित बच्चे की सही काउंसलिंग भी होनी चाहिए। वैसे अधिनियम में तो इस बात का ध्यान रखा गया कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। इस नियम में केस की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसका कितना पालन हो पाता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की भी कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन हमने हाल फिलहाल में कई ऐसे उदाहरण देखे कि मीडिया की लापरवाही से कहीं न कहीं बच्चों की पहचान है वो भी गुप्त नहीं रह पाई। कानूनी प्रक्रिया
काफी आक्रामक है, इसमें कोई शक नहीं। और बच्चे पर इससे बच्चे पर जो दबाव बनता है उसकी पूरी संभावनाएं या दुर्संभावनाएं रहती हैं, जिससे कई बार केस बिगड़ जाते हैं। तो आज हम पॉक्सो एक्ट के से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और केवल यही नहीं कि इस एक्ट में क्या खामियां हैं, बल्कि इन खामियों को सुधारा कैसे जाए और क्या इन तमाम कानूनों का दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। दूसरी एक बड़ा जो मसला है, दूसरा जो एक बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि यदि कोई कानून बनता है तो उसे किस तरह से समझाया जाए। क्या उसे वर्बिटम समझा जाए, यानी कि अक्षर शब्द ब शब्द समझा जाए, अक्षर अक्षर समझा जाए, या उसके पीछे की जो भाव है, जो प्रेरणा है, उसको समझा जाए, जो आत्मा है उसको समझा जाए। इस बार जो फैसला आया, जिसको लेकर तमाम विवाद शुरू हो गए, उस दौरान ये देखने को मिला कि इस पूरे कानून का वर्बिटम अर्थ निकाला गया, जिसकी वजह से ये संशय की स्थिति पैदा हुई है। वहीं कल ही लगभग 29 जनवरी को चेन्नई हाई कोर्ट ने ये कहा कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग जो एडोलसेंट एज के बच्चे हैं, जो किशोर वय के बच्चे हैं, उनके खिलाफ भी हो रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो बच्चों की कस्टडी लेने के लिए भी पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या वाकई पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग शुरू हो गया है? क्या पॉक्सो एक्ट की कमियों को दूर करने का सही वक्त आ गया है? हम देखेंगे आज इंडिया लीगल में, और हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ेगा इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए, और इस एक्ट में जो कमियां हैं, इस कानून में जो खामियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, ताकि आप ये देख पाएं कि इस एक्ट को यदि हम इसकी व्याख्या करें तो इसमें क्या कुछ बच्चों के अधिकार से जुड़ी हुई चीजें बताई गई हैं, और साथ ही इसका कब कब दुरुपयोग और सदुपयोग हुआ है। घर हो या बाहर, बच्चे आज महफूज नहीं हैं। आए दिन मासूमों पर यौन हमले हो रहे हैं, क्या अपने और क्या पराए। यौन हमले के काले साए में बच्चे पड़ रहे हैं। नवंबर 2012 में नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के 6118 मामले 2012 से 2016 के बीच दर्ज किए गए। इसमें 85% मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। पॉक्सो एक्ट के प्रावधान 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ अगर दुराचार होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। पॉक्सो एक्ट कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। व्यक्ति अगर बच्चे को गलत नियत से छूता है तो उसे धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। धारा 11 के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों के यौन शोषण की जानकारी नहीं देने पर 6 महीने की कारावास का प्रावधान। सेक्शन 35 के अनुसार पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज 1 महीने के अंदर होना चाहिए। गवाही 1 साल के अंदर होनी चाहिए। अधिनियम बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। पॉक्सो एक्ट का कन्विक्शन रेट काफी कम है। कम रेट देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट में बेहतर प्रावधान की जरूरत है। ऐसे में मात्र सजा के प्रावधान को कड़ा कर इन खामियों को दूर नहीं किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ पहल करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जस्टिस वीके गुप्ता, फॉर्मर सीजे झारखंड हाई कोर्ट के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार एडवोकेट हैं और एमडी हैं लॉ फॉर्म के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पल्लव सिसोदिया वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आभास सिंह हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत स्वागत है आप सबों का मेरे इस कार्यक्रम में। इसके पहले कि मैं पहला सवाल रखूं, एक छोटा सा आंकड़ा है जो मैं अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहती हूं। इस वक्त एक सर्वे के हिसाब से लगभग हर 15 मिनट पर भारत में एक बच्चे का सेक्सुअली शोषण होता है, लगभग यौन हिंसा का वो शिकार होता है। 28.2% पेंडेंसी है रेप के केसों में, खासकर बच्चों से जुड़ी हुई, और लगभग 89.6% केसेज ऐसे हैं जो कुल मिलाकर यदि हम इसको जोड़ें तो बच्चों के खिलाफ
पॉक्सो एक्ट के तहत आते हैं, जिसको लेकर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। ये आंकड़े वो हैं जो हमें साफ तौर पर डराते हैं। इसके बावजूद जिस तरह से ये नागपुर बेंच का हालिया फैसला आया, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। जस्टिस वीके गुप्ता, जब ये फैसला आया तो दो सवाल सबसे पहले दिमाग में आए, और वो ये थे कि आखिर किसी कानून को समझना हो तो उसके स्पिरिट को समझा जाए या उसके शाब्दिक अर्थ को समझा जाए। नागपुर बेंच के हालिया फैसले के हिसाब से जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट न होने का हवाला देते हुए सजा दोषी की कम कर दी गई, इसको किस तरह से लिया जाए? मेरा इसमें अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है जी। जब मैंने ये जजमेंट पढ़ी बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की, फर्क ये मुझे लगा कि अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने ये फैसला दिया होता, और हमारे कंट्री में ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं और सेशन जजेस भी होते हैं जी। सपोज ये फैसला किसी मजिस्ट्रेट ने दिया होता तो इसकी मीडिया कवरेज जी जितनी हुई है उससे 1% भी नहीं होती जी। इसकी इतनी वाइड मीडिया कवरेज इसलिए हुई है कि ये फैसला हाई कोर्ट का है जी। तो हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि फैसला चूंकि हाई कोर्ट का था इसलिए बहुत ज्यादा इसकी मीडिया कवरेज हुई है। अदरवाइज ये फैसला बिल्कुल बेबुनियाद है जी, अर्थहीन है। इस फैसले में कोई भी सही बात नहीं है जी। मैं आपको बताऊं 2-3 बातें। जैसे मैंने इस जजमेंट में से कुछ चीजें कॉल आउट की हैं। सबसे पहले जो हाई कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट ने सेक्शन 7 को रिप्रोड्यूस किया है जी। और सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन है, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast जी। of the child. Word है touches. जी। touches the breast. ये हाई कोर्ट ने वर्ड टचेस को कैसे ये इंटरप्रेट किया कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, इसका मुझे जजमेंट में कहीं भी सब्सटेंस नहीं मिला जी। तो एक तो वर्ड टचेस को उन्होंने इंटरप्रेट किया कि स्किन टू स्किन, ये जजमेंट में एक फैलेसी है, एक मिस्टेक है, एक एरर है। दूसरा, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हर क्रिमिनल ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के साथ कॉमेंसरेट होनी चाहिए। बिल्कुल जी। एग्जैक्ट जो उसकी वर्डिंग है वो ये है, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस दैट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस शैल बी प्रोपोर्शनेट टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। जी। ये प्रिंसिपल इन एब्स्ट्रैक्ट तो ठीक है, लेकिन इस केस में ये प्रिंसिपल इन्वोक नहीं हो सकता था क्योंकि इस केस में पास्को एक्ट में ही लिखा हुआ है कि मिनिमम पनिशमेंट इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी जी। अगर पार्लियामेंट अपनी विजडम में ये प्रोवाइड करती है कि एक ऑफेंस की मिनिमम पनिशमेंट इतनी होगी ही होगी, तो ये किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उस पर सवालिया निशान खड़ा करे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इसलिए ये हाई कोर्ट, इट वाज नॉट ओपन टू द हाई कोर्ट टू ब्रिंग इनटू दिस प्रिंसिपल अबाउट द proportionality of the sentence and the gravity of the offense. ये उन केसों में होता है जहां कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट अप टू 10 years, अप टू 3 years, अप टू 6 months पनिशमेंट दे सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी, आप बात पूरी करें। ये पास्को एक्ट बना क्यों था?
पॉस्को एक्ट बेसिकली 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, जी, ये 1989 में यूएनओ ने ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया था। बिल्कुल। इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी हुआ 1992 में। जी। तो 1992 के बाद इंडिया को ये कानून उस कन्वेंशन की लाइंस पे बनाना चाहिए था इमीडिएटली, लेकिन इंडिया ने 20 साल उसकी देरी कर दी। लेकिन अब एक कानून बना है उस कन्वेंशन के बेसिस पर, लेकिन जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा, जी, कन्विक्शन रेट बहुत लो है, जी, और कानून में अभी भी इतने लूप होल्स हैं कि जो उस कन्वेंशन का स्पिरिट था, जी, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त हम लोग ये बहस कर रहे हैं जस्टिस वीके गुप्ता, उसके ठीक 1-2 दिन पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। पल्लव सिसोदिया, मैं आपके पास आऊंगी। इसके पहले भी 21 अगस्त 2019 को चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और उसमें कोट किया गया जजमेंट में कि कस्टडी के मामले को लेकर, एक मामला था कस्टडी का, और उसमें एक मां ने अपनी बच्ची के यौन शोषण का आरोप उसके पिता पर लगाया और इस पर हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस मामले में इस तरह के गंभीर एक्ट्स का दुरुपयोग करना आने वाले समय में खतरे की निशानदेही है। इसके अलावा 29 जनवरी 2021 को फिर से चेन्नई हाई कोर्ट ने ये कहा कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग किशोर वय के बच्चों को भी सताने के लिए किया जा रहा है, जो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं आपस में। इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं इस तरह के जो गंभीर कानून हैं उसको लेकर गंभीरता समाज में भी कम हो गई है, और अगर हम न्यायिक दुनिया की बात करें वहां पर भी इसके अर्थ के बिटवीन द लाइंस पढ़कर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जस्टिस गुप्ता से एग्री करूंगा जी कि नागपुर हाईकोर्ट जो जजमेंट है वो अपने फैक्ट और कानून दोनों के हिसाब से गलत है, क्योंकि उस जजमेंट में कोर्ट ने माना कि तो नाबालिग उसके साथ में जो एक्यूज था उसने ब्रेस्ट पे हाथ लगाया, सलवार खोलने की कोशिश जब उसने हमला करा जी, तो उसको दरवाजा बंद करके बाहर चला। अगर इसका फैक्ट अगर कोर्ट ने माना है तो सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस बनता था और उसी हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल ये रहा कि गलत कानून की व्याख्या हो सकती है जी। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा और ऐसी आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को करेक्ट करेगी। जी बिल्कुल। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक केस गलत डिसाइड होता है या हर एक एक्ट को सही तरीके से बनाया जाता है और गलती से एक्विट होता है। तो और इसी कारण से हमारी न्याय व्यवस्था में न्यायालय का रोल है कि वो कानून की सही एप्लीकेशन केस टू केस बेसिस उन फैक्ट्स के हिसाब से करें जी। तो मद्रास हाईकोर्ट अपने फैक्ट्स में हो सकता है सही हो क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है और ये अक्सर होता है 76 के केसेस में काफी बार ऐसा पाते हैं मोस्टली रूरल एरियाज में where is caught with an affair and a compromised position. जी. So the lady is sometimes under pressure or it may be then the next step is to take allegation of rape. Now कौन सही है कौन गलत ये तो न्यायालय डिसाइड करती है जी। तो कानून कोई भी उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और कानून की गलत व्याख्या भी हो सकती है। तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था में ट्रायल अपील कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
जो व्यवस्था है ये अल्टीमेटली न्याय प्रिवेल कर, ऐसी हम आशा करते हैं। तो दोनों चीजें, दोनों पहलू अपने आप सही है कि हर एक केस सिचुएशन पे डिपेंड। जी बिल्कुल, लेकिन आभा सिंह, यहाँ पर अगर इस केस की हम बात करें, हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, लेकिन एक बहस तो शुरू हो गई है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी की दलील दी गई और कहा गया कि अपराध के बराबर ही हम सजा देंगे, इसका क्या समझा जाए कि अभी तक हम पॉक्सो एक्ट को लेकर जितना संवेदनशील हमें होना चाहिए, खासकर लीगल सिस्टम में, चाहे वकील हो चाहे जज हो, समाज में तो अलग मसला है, वो तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, उतनी संवेदनशीलता नहीं है अभी भी। बहुत सही बात है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत आइडिया भी है कि किस तरह इसके चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को भी सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी गई, कलेक्ट करे, किस तरह से बनाए। इसी वजह से अगर आप बेंच जहाँ स्किन कॉन्टैक्ट की बात कही है, जरूर उन्होंने कमियां छोड़ी होगी। टचिंग की थी, न कि कपड़े के ऊपर से टच किया या अंदर से टच किया। ये चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जानकारी वहां के सब तो जानबूझ के इस डाले की जिस अभियुक्त दिया जाए तो बहुत सीरियस हो। सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन ऑफ द पॉस्को एक्ट सिर्फ सेक्सुअल बात करता है। अगर स्पेसिफिक केस में देखो, उस घर में मिली प्रति माँ ने जब तो पहली बात बच्ची को अपने घर क्यों गया, आपका इंटेंट दिखा देता है कि आपने बच्चे को किडनैप किया और उसको किया। तो मुझे लगता है उनको और सेक्सुअल इंटेंट का चार्ज ड्रॉप कर दिया, जो पनिशमेंट को कम कर दिया। तो आपने पॉक्सो एक्ट तो करके 54 लगा दिया। तो जब 12 साल बच्चे पे हुआ तो आज कैसे ड्रॉप किए गए हो जाता है। और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग दी जाए, नए जजेस को ट्रेनिंग दी जाए, इनको नहीं मालूम होगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर यदि देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये अगर इस एक्ट को लागू करना है। जी जी आभा जी, आप बात पूरी करेंगे। जी जी आप अपनी बात पूरी करें आभा। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि कन्विक्शन रेट अगर आप की जो फिगर्स है 18% जो है में कन्विक्ट हुआ है, और जो छोड़े गए आरोपी अभियुक्त में यही कहा गया है टू प्रूव द केस। वो आता भी नहीं है कि किस तरह खुद मैंने अर्जी की है, इसका जो होता है वहां पे आप एक जे बोर्ड जो है से हैंड किया जाता है कि जब बनता है इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आप जब कोर्ट ने इसमें स्टे लगाया है जी, सुप्रीम कोर्ट फ्रेश गाइड पॉक्सो केस के बाद जी जगह भेजे भी इक्विप। जी बिल्कुल, अब जब एक नई बहस शुरू हुई है तो उम्मीद है कि इसके जो लूफोल्स हैं उसको दूर करने की एक एक करके कोशिश की जाएगी। लेकिन यदि हम लूफोल की बात करते हैं तो मनोज कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मनोज जी, सबसे पहली जो दिक्कत होती है वो यही होती है कि हालांकि इस एक्ट में कहा गया है कि स्पीडी एफआईआर दर्ज कराया जाएगा, जैसे अगर ये मामला आता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करना है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत हमने ये भी देखा है कि जो पीड़ित बच्चा है उसका बयान 1 महीने के अंदर दर्ज हो जाना चाहिए पॉक्सो एक्ट के तहत, ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे आभा ने भी इसकी ओर इंगित किया, इस ओर इशारा किया कि जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से अदालत तक जब ये पूरा मामला पहुंचता है तो बदल चुका होता है, और इस वजह से शायद कहीं न कहीं हमें इसके व्याख्या में हमें इस तरह के फैसले देखने को मिलते हैं। आपको लगता है कि इसमें शुरुआत से ही एक कड़ाई की जरूरत है, खासकर पुलिस के स्तर पर भी यहाँ पर कुछ और ज्यादा एक्ट करने की जरूरत है, जिसकी वजह से इस तरह के मामलों में असंवेदनशीलता नहीं हो? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां जस्टिस गुप्ता ने शुरू किया जी, कि ये हाई कोर्ट की
इस केस को इतना क्लैरिटी मिला, इतना कब मिला। एक चीज उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना, वो पूरी जुडिशियल सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम साथ में चलती है। बिकॉज जब भी इश्यूज आते हैं तो कोर्ट में आते हैं, कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, तो आगे के लिए मार्गदर्शन होता है। तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट्स, खासकर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं हमारे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो जब मार्गदर्शन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी हो और जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है उसको आगे बढ़ाने का अप्रोच हो। अब अभी वाले केस में देखा जाए तो लिटरल इंटरप्रिटेशन भी जज साहिबा ने नहीं किया एक्चुअली। वो सेक्शन 7 के एक पोर्शन को लिटरली इंटरप्रेट कर रही है और दूसरे पोर्शन को जिसमें कहा गया है कि इंटेंट टू कमिट सेक्सुअल अब्यूज, इंटेंट काफी है चाहे एक्शन कुछ भी हो, स्किन टच हो ना हो, वो सेक्शन 7 का पहला हिस्सा बोलता है। दूसरा हिस्सा बोलता है कि स्किन होने की भी आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी ऐसा एक्ट करें जिसमें आपका इंटेंट हो सेक्सुअली अब्यूज करना, वो सफिशिएंट है। यदि यहाँ पे इस तरह की जजमेंट आएगी तो पूरा सिस्टम लाजमी है कि नीचे चाहे पुलिस हो, वो कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को, दिशाहीन रहेंगे। जो अफेक्टेड लोग हैं, बच्चे हो गए या पेरेंट्स हो गए, उनके पास तो ऑलरेडी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर है। एक तरीके से सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, नाम खराब, बदनामी होने के डर, एविडेंस की क्वालिटी हमारी इतनी बुरी है, एविडेंस कलेक्शन की इतनी बुरी है कि इवन नॉर्मल केसेस में भी एविडेंस के लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बहुत दूसरा रिजल्ट निकलता है प्रोसिक्यूशन के एंड में। तो ये भी केस उन्हीं बाकी केसों के लाइन में जाके लग जाता है और पुलिस जैसे बाकी केसों को डील करती है वैसे इसको भी डील करती है। जबकि एक्चुअली में लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि इस तरह के पॉस्को के केसेस को बहुत स्पेशल अटेंशन और बहुत केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है, चाहे वो टाइमली एफआईआर या पुलिस रजिस्टर करने की बात हो, क्वालिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट बिल्कुल टाइम पे हो और उसको बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे टाइमली पहुंचाया जाए। और फिर उसके बाद न्यायपालिका का है कि अपना कर्तव्य करे कि बाकी केसेस के ऊपर पॉस्को को लेके और एकदम टाइमली डिस्पोजल हो। कुछ इस तरह के केसेस अपील में दिया है तो बिल्कुल मार्गदर्शन क्लियर होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से टोटल सिस्टम का एक इशू है जो बहुत अच्छे से आबादी ने उठाया है, बट इसकी इस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जी, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक्ट में जो कमियां हैं उसे कैसे एक एक करके दूर किया जाए और कानून की दुनिया से जुड़े हुए तमाम लोगों की इसमें आखिर भूमिका क्या हो सकती है, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो या फिर पुलिस के लोग हों। आखिर क्या हम करें ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। एक ब्रेक लेते हैं और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल और आज हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके सामने हम बात करें पॉक्सो एक्ट की और इससे जुड़े हुए तमाम उन हालिया खबरों पर जो बहस छिड़ी है उसकी, और क्या इस एक्ट का हम सही अर्थों में इसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है, या फिर इस एक्ट की जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए अब ये वक्त आ चुका है जिसे अब हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से यदि हम इस वक्त भारत में बच्चों की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या बच्चों की है और हमारे अभी बजट का मौसम आने वाला है और हमारे बजट में लगभग 4.52% ही बच्चों के लिए एलोकेट है, यानी कि बच्चों को मिलता है, उनसे जुड़े हुए तमाम जो चीजें हैं उनके लिए मिलता है। उसमें भी 0.05% बच्चों के कानूनी रक्षा के लिए दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त हमारे देश में बच्चों को लेकर कानून की और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता की। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। जस्टिस वी के गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल्लव सिसोदिया वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आभास सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस वी के गुप्ता, जब ये आंकड़े में देख रही थी तो एक बड़ा सवाल ये है कि ठीक है इस एक्ट के में बहुत सारी कमियां हैं, इसे दूर करने की जरूरत है, लेकिन क्या ये हमें समझना चाहिए कि जिस तरह के फैसले कन्फ्लिक्ट में, जिसमें देखो विरोधाभासी फैसले जिस तरह से आ रहे हैं, ऐसे में अब जरूरी है कि न्याय दिलाने वालों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए? देखिए, dispensation of
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारे कंट्री में है उसमें अभी तक इतनी कमियां हैं कि न्याय दिलाने वालों की ट्रेनिंग में हम कहां तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कन्विक्शन रेट कम क्यों है जी। कन्विक्शन रेट कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है, एग्रीव्ड पार्टी, वो ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं एक्यूज के साथ जी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम येन केन प्राक्रेन एक्यूज्ड उनको या अप्रोच करते हैं या धमकाते हैं या कई और कारणों से कंप्लेनेंट पार्टी ही कोर्ट में आके बोल देती है कैसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ जी। ये हमारे कंट्री में बहुत कॉमन बात है, इसलिए कन्विक्शन रेट बड़ा कम है। तो एक तो कंप्लेनेंट पार्टी को अपना स्टैंड मेंटेन करना चाहिए, उनको एक्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सतर्क रहना चाहिए जी। और जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि एफआईआर लेट दर्ज होती है, बच्चे का स्टेटमेंट लेट दर्ज होता है, इन चीजों को जितनी भी ज्यादा सतर्कता के साथ करना चाहिए अच्छा रहता है जी। तीसरा, हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स की जो सुपरविजन की जुरिस्डिक्शन है, हमने देखा आमतौर पर कोर्ट्स उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करते। अगर कोर्ट्स भी अपनी मॉनिटरिंग और सुपरविजन को प्रॉपरली एक्सरसाइज करें तो काफी हद तक सुधार हो सकता है। बहुत स्कोप है सुधारों का, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी समस्या जस्टिस वीके गुप्ता पेंडेंसी की भी आ रही है कि तमाम मामले हमारे कोर्टों में पड़े हुए हैं, लंबित हैं इतने सारे। अब ऐसे में इस तरह के जो संवेदनशील मसले हैं, क्या आपको लगता है कि एक अलग तरीके की कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए विशेषकर बच्चों के अधिकारों के लिए जी? क्या ऐसा आप समझते हैं कि सक्षम अदालतें होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, ऐसा है, पेंडेंसी का तो एक इशू चल रहा है पिछले 50-60 साल से जी। करोड़ों केस हमारे कंट्री में पेंडिंग है। और किन किन के लिए आप स्पेशल कोर्टें बनाएंगे जी? हर वर्ग कहता है कि इनके लिए स्पेशल कोर्टें बनाइए, स्पेशल कोर्टें बनाए। एमपीज की ट्रायल के लिए, एमएलए की ट्रायल के लिए, रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी थी। तो ये पेंडेंसी का इशू तो है ही है। और आप पॉक्सो एक्ट में स्पेशल ट्रायल करिएगा, बाकी केसेस पेंडिंग रह जाएंगे जी। तो इसलिए ये तो इशू है, पेंडेंसी का तो बहुत बड़ा इशू है जी। बिल्कुल। उसमें तो लॉ कमीशन की 3 रिपोर्ट्स हैं जी कि पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे कंट्री में जहां 180 जज होने चाहिए वहां खाली 50 जज हैं जी जी। तो इसलिए ये तो बड़ा इशू है, बड़ा बिल्कुल। और शायद वो भी एक बड़ा मसला बन जाता है इस तरह के मामलों में न्याय दिलाने के लिए। पहले सिसोदिया, जब बात हो रही है पेंडेंसी की, तो ऐसे में वकीलों की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है, खासकर जब कोई मामला अदालत तक पहुंच जाता है तमाम पुलिसिया कार्रवाई के बाद। तो जो जिरह और क्रॉस एग्जामिनेशन में वक्त लगता है, वो उससे पीड़ित जो है, खासकर जो बच्चा अगर कोई इस तरह के मामले में आता है, जाहिर सी बात है कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी बनती है और इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे में वकील की भूमिका सबसे अहम होती है। आपको लगता है कि वहां पर कहीं कोई एक सुधार की जरूरत है जिसकी वजह से इस तरह के मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके और सही तरीके से हो सके? देखिए, एक आदर्श वकील कैसा हो, आप पल्लव जी, आप तो हैं आदर्श वकील, इसलिए ये सवाल आपके लिए सबसे सही है जी। नहीं, देखिए, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक विडम्बना वकीलों के सामने हमेशा ये रहती कि ऑन अ गिवन डे दे आर डूइंग सो मेनी केसेस, और उनको ये लगता है इतना काम हो रहा है जुडिशरी में क्योंकि जजेस भी साथ में काम कर रहे हैं जी। और एक लिटिगेंट के एंगल से देखने तो लगता है कि उसके केस को आने में 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल की डेट
मिलती है। तो अब इन सब चीजों का एक जो लार्जर व्यवस्था से जो संबंध है, इसके बड़े सारे आंसर्स हैं। तो ये एक ही विषय के लिए कुछ विशेष बात हो, ये बहुत मुश्किल होता है जी। लेकिन यहाँ पर जब इस एक्ट की हम बात करते हैं तो एक और बड़ा मसला आता है, जो कि हाल फिलहाल में चेन्नई हाई कोर्ट ने भी इसकी ओर इशारा किया है। इसमें है कि बाल विवाह, अगर बाल विवाह की बात करें और पॉक्सो एक्ट की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट दिखता है। बाल विवाह कुछ समुदाय में पर्सनल लॉ में है और पॉक्सो एक्ट इसके खिलाफ है। ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो विरोधाभास है, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, बाल विवाह भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से परमिटेड नहीं है और उसके भी कन्विक्शन और सजा हो सकती है। अब ये भी सवाल जो है समाज की एक लार्जर रियलिटी से रिलेटेड है। आप किसी कानून बना दें, पर अगर जहाँ बाल विवाह होते हैं तो और हमेशा पुलिस जाकर के कोई एक्शन नहीं ले सकती है अगर इसकी एक सामाजिक एक्सेप्टेंस है तो अब इन सब बातों का सोशियोलॉजिस्ट क्या जवाब दे सकता है? वकील तो एक अपने सामने जो केस आता है, केस टू केस बेसिस पे उसकी जिम्मेवारी निर्वाह कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और यदि हम वकीलों की बात करें और अपनी जिम्मेदारी की बात करें तो एक और जब इस पूरे मामले को देखा जाएगा, आभा सिंह, एक महिला होने के नाते विशेषकर मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चियों के रेप के लिए तो मौत की सजा है, लेकिन जब हम नाबालिग बच्चों पर यौन हमलों की बात करते हैं, इस पॉक्सो एक्ट में 12 साल के बाद इस तरह की कोई सजा नहीं दिख रही है। ये जो जेंडर बायसनेस है, इसको लेकर भी इसकी वजह से भी क्या आप समझ रहे हैं कि इस एक्ट का दुरुपयोग भी हो जा रहा है या इस तरह की हिंसा हो रही है लेकिन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है और इस जेंडर बायसनेस को खत्म करना होगा? बिल्कुल, जेंडर बायस को खत्म करना होगा, लेकिन अभी आप देखिए हाल में ही मध्य प्रदेश और कई स्टेट में कानून लाया है कि जो भी कोई 12 साल से कम के बच्चे को रेप करेगा उसमें फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये ऑल इंडिया लेवल पे भी ये जजमेंट आना चाहिए। जब आपने लेकिन जो शुरू में बात की थी कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 ऑफ द पॉक्सो एक्ट बहुत साफ साफ कहता है कि अगर कोई इस कानून का दुरुपयोग करेगा और इस कानून के तहत किसी को डिटेन करने की कोशिश करेगा, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ भी FIR हो सकती है, जिससे 6 महीने से 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो मैं चाहूंगी कि अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो उसको रोका जाए। लेकिन ये भी कानून बहुत सही कहता है, 21 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR नहीं लिख रहा है, आपका रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर भी धाराएं लगाई जा सकती है और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। तो मैं चाहूंगी कि जो कानून है उसमें जो लोगों के भले की बातें दी गई हैं, लोगों को मालूम होना चाहिए। कितनी बार लोग छुपा लेते हैं, खुद ही कंप्लेंट लिखवाने नहीं जाते, या पुलिस वाले भी कह देते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आपस का मामला है, तुम इसको निपटा लो। तो ये चीजें जो है, आपको अगर लॉ मालूम है तो आप पुलिस वालों से भी कहेंगे अधिकार से कि आप हमारी कंप्लेंट लिखिए, और अगर आपको लगता है कि कोई गलत इस कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर भी काउंटर FIR की जा सकती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और बिल्कुल लॉ शुड बी जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि आजकल बच्चों की भी लड़कों की भी साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। तो बिल्कुल जेंडर न्यूट्रलिटी इज अ मस्ट, और पॉक्सो में किया भी गया है जेंडर न्यूट्रल, हालांकि एडल्ट लॉ में नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो किस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट को वाटर डाउन करके सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया जाता है, मतलब सेक्शन 7 में जिसमें कि ज्यादा सजा का प्रावधान है, उसको अगर हम सेक्शन 11 में ले जाते हैं तो वो गलत है। और नागपुर बेंच ने जिस तरह सेक्शन 7 को खत्म करके 354 में मोलेस्टेशन करके उस केस में ऑर्डर देने की कोशिश की, वो सरासर गलत था, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट एक 12 साल की बच्ची का था। तो मैं चाहूंगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो अपना आदेश सुनाए तो स्पीकिंग ऑर्डर दे और साफ साफ बताए कि इस तरह से नहीं दुरुपयोग किया जाएगा। और इसमें जो है जजों को भी मालूम होना चाहिए उनके दायरे क्या है, लिमिट क्या है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट स्पेशली बनाया गया क्योंकि इस देश में बच्चों के साथ जितना सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, बच्चे निरीह हैं, बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। इनफैक्ट पॉक्सो एक्ट में तो किस तरह उनकी रिकॉर्डिंग की जाए, उनके घर में उनके स्टेटमेंट लिए जाए, उनको एक्यूज से आमना सामना न करने दिया जाए। बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको
लेकिन आभा जी, जिस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं और जब मैंने इस पूरे मामले पर बहस करने को और इसमें इस एक्ट की कमियों को जानने की कोशिश की थी, हमने एक सर्वे किया देश भर के तमाम अदालतों का, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10% अदालतें भी ऐसी नहीं थीं जिनके पास खास कमरा हो जहां पर बच्चों के प्रति इस तरह के अपराध की सुनवाई, बच्चों को जो ये कहा गया था कि उनको एक सिक्योरिटी में, सिक्योर माहौल में और प्राइवेटली उनकी बात सुनी जाएगी, 10% भी ऐसे कोर्ट्स हमें नहीं मिली, अदालतें हमें नहीं मिली जहां पर इस तरह के कमरों की व्यवस्था हो। जाहिर सी बात है कि ये एक अलग तरह का तनाव हमें दे रहा है, और इस बात को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उठाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि पॉक्सो अदालत की रिपोर्ट्स में जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आई थी तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि बच्चों या अभियुक्तों से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट्स जल्द नहीं आती, अदालत में ऐसे कमरों की कमी है जहां गवाह बैठ सकें और कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। अब ये अगर हालात हों तो हम किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता? बहुत सही बात आपने कही। देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर कोर्ट में कमरे होने चाहिए जहां पे विटनेस को या विक्टिम को रखा जाए, उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करना चाहिए। और अब आप देखिए कितने केसेस में तो मीडिया पे ही लोग फोटो दिखाने लगते हैं, घर दिखाने लगते हैं, जबकि पॉक्सो एक्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्चे की आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, उसका कोई हार्म नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है हम लोग, ये समाज बहुत ही संवेदनहीन है और इस वजह से हमने उनके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं किए, और शायद इसी वजह से बच्चों का साथ इतने सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे। और बहुत अच्छा है कि इस बार जब नागपुर बेंच का ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो मीडिया ने इसको बहुत अच्छी तरह से उठाया है, और मुझे लगता है जिस तरह से मीडिया इसको चला रहा है, सरकार को ध्यान देगी और जुडिशरी भी ध्यान देगी कि इस तरह के जो इस देश में कानून का पालन नहीं हो रहा है। अगर कोर्ट्स हैं तो कोर्ट्स में जजेस नहीं है, अगर जजेस हैं तो सरकारी प्लीडर्स नहीं है, पुलिस वालों की फोरेंसिक्स नहीं है, चार्जशीट सही नहीं है, ये सब चीजों को सही करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, मीडिया की जहां तक बात चली है, आपने एक एडवाइजरी भी, एक काउंसिल में रहे आप, एडवाइजरी आपने एक बनाई थी जो मीडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक मीडिया, एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात से बिल्कुल नकार इसको नहीं सकती कि तमाम ऐसे मामले आए, चाहे कठुआ का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो, जहां पर जो विक्टिम था उसके लिए तमाम रिपोर्ट्स दिखाई गई, नाम तक रिवील किया गया। आपको लगता है कि यहाँ पर अब एक, जिसको बोला जाए, स्ट्रिक्ट रूल बनाने की जरूरत है ताकि अब खासकर नागपुर के भी इस मामले में पूरी कहानी सामने आ गई, कुछ लोकल अखबारों में नाम तक आ गया है उस बच्ची का। आपको लगता है कि यहाँ पर अब एक स्ट्रिक्ट रूल बनाने की जरूरत है इस एक्ट के तहत ही कि मीडिया इस तरह के रिपोर्टिंग को आखिर करे तो किस तरह से करे, और यदि मीडिया ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? पर्टिकुलरली हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, क्रिमिनल केसेस में मीडिया का कंडक्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके की कवरेज हो, जो एक इनहेरेंटली राइट्स है, चाहे अक्यूज की हो या सर्वाइवर की हो, दोनों को दायरे में रख के उसकी कोई भी चीज इस तरह का कवरेज ना करें जो दोनों में से किसी के राइट्स को ओवररीच करे। और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशियल प्रोसेस को या इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे इन्फ्लुएंस किया जाए। और मेरे हिसाब से मीडिया पे रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन तभी आएगा जब कम से कम एज ए सोसाइटी हम इस चीज को स्पेशली चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज को बिल्कुल एक दर्जा दें विच इज अबव छोटी छोटी बातें, जो और बातें कह रहे थे कि अलग अलग वर्ग में या अलग रिलीजन में कंसेंट के नॉर्म्स अलग है, शादी के नॉर्म्स अलग है। आई थिंक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एडवोकेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। सुप्रीम कोर्ट कल होके बहुत बड़ा एक जजमेंट भी पास कर देता है, कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल एक नॉर्म सेटिंग कर देता है, 20-25-50 एक प्रिंसिपल ले डाउन कर देता है। अल्टीमेटली वो भी लॉ एनफोर्समेंट का ही पार्ट बन जाएगा। जैसे कानून को इम्प्लीमेंट हो रहा था, कल के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इम्प्लीमेंट करना होगा। बट यहाँ पे हमें चाहिए कि सेल्फ वॉलंटरी लोग आगे आके इसको कंप्लाई करें, इसको रिन्यूअल करें। वकीलों की जहां तक बात है,
ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट है सबसे पहले, वकील, प्रैक्टिस, क्लाइंट, ये सारी चीजें बाद में है, सबसे पहले ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट है। तो कैसे वो माहौल क्रिएट करें, सॉफ्ट हैंडलिंग करें, 10% कोर्ट्स में अलग प्रोविजन है बट 90% में नहीं है, बट वकील 100% में है। तो इस चीज को ब्रिज करने के लिए वकील शायद बहुत कुछ कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखे कि हम किसी ऐसे कोर्ट में खड़े हैं जहाँ एक चाइल्ड का कोई केस हैंडल हो रहा है और जज साहब के पास अलग कमरा नहीं है, तो रिक्वेस्ट करके कोर्ट को खाली करवा के कुछ इस तरह का। तो आई थिंक ओवरऑल चाहे वकील हो, चाहे पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन्वेस्टिगेटर्स का या कोर्ट का, आई थिंक ओवरऑल हमारा एक्सेप्टिंग दिस एज अ वेरी मेजर इम्पोर्टेंट इशू, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिर बाकी सब चीज विल फॉल इन टू प्लेस। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आ जाएंगे, अच्छी बात है, बट कानून तो है ही ऑलरेडी। जी बिल्कुल, डायरेक्शंस तो उसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आएंगे। जी पहले भी कानून रहे, आप सफाई को लेके देख लीजिए, हमारे पास 40 साल से कानून है कि आप सड़क पे ना थूकेंगे, या फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो यहाँ वहाँ गंदा नहीं करेंगे, लेकिन स्वच्छ भारत के एक अभियान जो आया तब जाके लोग सेंसिटाइज हुए। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ एडवोकेसी रिलेटेड जी यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि मैं अपने अब इस बहस के आखिरी दौर में हूँ। पल्लव सिसोदिया, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये कानून है, इसमें कोई शक नहीं, ये कानून काफी सख्त है, इसमें भी कोई शक नहीं, पर इसका भी दुरुपयोग भी हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। अगर आपको इस पूरे कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो आत्मा है, इसको समझने के लिए 3 सुधार बताने हो तो कौन से सुधार आप बताएंगे? पल्लव जी, ये सवाल आपसे है। अच्छा, नहीं, तो यह कि सब्स्टिट्यूट रोबस्ट जजिंग, तो जो न्याय व्यवस्था में इस तरह के एबरेशंस आते हैं जी, और इस बार जिस तरह का इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ है, अपील हुई है जजमेंट की और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही इसको हो सकता है कि करेक्ट हो जाए, तो एक तो रोबस्ट जजिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि अब जैसे दहेज का कानून है वो भी मिसयूज हो सकता है और कभी कभी विक्टिम उसमें फंस जाता है और मतलब उसको रिलीफ नहीं मिलता है जी। तो केस टू केस बेसिस पे रोबस्ट जजिंग इज द बेस्ट थिंग फ्रॉम अ लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू जी। दिस इज द ओनली थिंग आई वुड से। मैं इसको जो है ज्यादा बाकी तो सब लार्जर जुडिशरी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, डिलेज के या पुलिस व्यवस्था के या समटाइम्स कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर गलत अप्रोच के साथ बैठ जाते हैं, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है। तो जो जब जनरल प्रॉब्लम ठीक होगी तो इस विषय पे भी ठीक हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, और इस सलाह के लिए भी कि आखिर इस तरह के कानून जो कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन कानूनों की कमियों को दूर करके कैसे हम एक आदर्श स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसके लिए जो हमारे तमाम मेहमानों ने अपने अपने विचार रखे, उन विचारों को समेटकर यदि देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ये कानून जब आया था बहुत उम्मीद थी, और हालांकि देर से आया हुआ कदम था लेकिन हम दुरुस्त आए थे, पर इस दुरुस्त कदम भी, ये जो दुरुस्त कदम था वो भी अब लड़खड़ा रहा है, और खासकर शायद इस वजह से कि इस पूरे कानून की जो व्याख्या है वो अब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं को बिना जांचे हुए और करने लगे हैं, और इसकी वजह से इसकी जो कमियां हैं वो अब सामने आ रही हैं। अब इन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है, ताकि वो बच्चे जो हमारा भविष्य हैं, जिन पर हमारा सारा दारोमदार है और जिनकी वजह से हमें सभ्य समाज कहलाने का हक मिल सकता है, उन बच्चों की सुरक्षा का हम पूरी जिम्मेदारी उठा सकें। इस उम्मीद में कि 2021 में हम इस तरह के लक्ष्य को पाने में सफल होंगे, और आने वाले दिनों में हमें कभी भी अपने बच्चों की असुरक्षा के आंकड़े देखकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते फिर से आपके सामने आऊंगे एक बेहद अहम मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।